हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे बच्चे। मैं केमिस्ट्री की क्लास में जो अपन चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बल गतिकी, ठीक है। उसके कुछ टॉपिक्स तो हमने पढ़ लिए थे और कुछ आगे मैं आपको वीडियो के द्वारा पढ़ाऊँगी। कुछ टॉपिक जो हमने पढ़े थे उसमें अभिक्रिया रासायनिक बल गतिकी होती क्या है उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया के वेग कितने प्रकार के होते हैं, और अणु संख्यता पढ़ ली थी, अभिक्रिया की कोटि पढ़ ली थी। यहाँ तक अपन पढ़ चुके थे और लिख भी चुके थे, ठीक है। उसके बाद आगे जो है हमारा आज का जो टॉपिक है वो है शून्य कोटि की अभिक्रिया। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अभिक्रिया की कोटि थी उसका डेफिनेशन आपको लिखवाई हुई है वैसे तो, लेकिन मैं बता देती हूँ कि अभिक्रिया की कोटि वो होती है जिसमें अभिक्रिया का वेग जिस भी अभिकारक के ऊपर डिपेंड करता है। अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाला जो संख्या है, निर्धारित करने वाली जो भी रिएक्टेंट की संख्या होती है वो उसकी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। अणु संख्यता हमने पढ़ी थी। अणु संख्यता के अंदर क्या था, अणु संख्यता में अभिक्रिया के अंदर जितने भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं, टोटल जो रिएक्टेंट होते हैं, टोटल जो अभिकारक होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, अणु संख्यता होती है। और कोटि क्या होती है, दोनों में अंतर जो है उसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कोटि क्या होती है, वो एक जिसके ऊपर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। अभिकारक की वह संख्या या वो अभिकारक जिसके ऊपर क्या करता है, अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, वो उसकी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। अणु संख्यता हमने पढ़ी थी, कभी भी 0 नहीं हो सकती, कभी भी दशमलव में नहीं हो सकती, भिन्न में नहीं हो सकती, ये पढ़ी थी हमने। और अंतर जो है वो दोनों के अंदर मैंने आपको पूरा इसका डिस्क्रिप्शन करवा दिया था, तो अंतर उसी में आ जाएगा, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शून्य कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया की डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता पे डिपेंड नहीं करता, या हम इसको दूसरे टाइप से अगर बोलना चाहें तो ये अपन बोल सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक की 0 घात के समानुपाती होता है, अभिकारक की 0 घात के समानुपाती होता है। इसके लिए देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे कि ए जो है वो कोई प्रोडक्ट रिएक्टेंट है और उससे हम क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इसके लिए अभिक्रिया का वेग लिखना मैंने आपको बताया था। जैसे रिएक्टेंट के लिए अपन अभिक्रिया का वेग लिखते हैं तो वो हमेशा क्या लिखते हैं, माइनस का डी/dt, या मैंने आपको बताया था कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, dx/dt भी लिख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू इसकी डेफिनेशन dx/dt जो है वो समानुपाती क्या है, ए क्या है, हमारा रिएक्टेंट है, ए की पावर 0 के क्या होगा, समानुपाती होगा। आगे अपन चलते हैं। समानुपाती साइन को मैंने हटा दिया, यहाँ पे बराबर का निशान लगाया है और बराबर के 0 क्यों लिखा है, 0 इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा, यहाँ पे ए की पावर 0। अब जैसे कि हमको पता है किसी की भी पावर अगर 0 होती है ना तो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है, इसलिए इसको हमने क्या मान लिया, 1। तो बच क्या गया, dx/dt बराबर में k0, और इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 को जो है ना अपन क्या कह सकते हैं, अवकलित वेग समीकरण कह सकते हैं। अब समीकरण 1 को अपन उठाते हैं यहाँ से, dx/dt बराबर में k0, dt को अपन कहाँ ले जाएं, इस तरफ ले जाएं, तो इधर क्या बच जाएगा, dx बराबर में k0 dt, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का अपन क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, dx का समाकलन, k0 dt का समाकलन। dx का जो समाकलन है वो होता है x, k0 एक स्थिरांक है इसलिए इसका समाकलन होगा नहीं, और dt का समाकलन, जैसे dx का समाकलन x होता है वैसे ही dt का समाकलन क्या होगा, t। तो k0 के साथ में t प्लस में क्या लगा दिया, c, इसको दे दिया समीकरण नंबर 3 नाम, जहाँ पे c क्या है, एक समाकलन स्थिरांक है। अब इस पर अपन कुछ कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि यदि अपन ने t बराबर 0 यानी कि अभिक्रिया जो है वो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, उस टाइम हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमने मान लिया कि x बराबर क्या है, 0 है। तो t और x की जगह अगर मैं 0 रख दूं, इसकी जगह 0, इसकी जगह 0, तो c बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब उस c बराबर 0 के मान को अपन समीकरण नंबर 3 में क्या करते हैं, वापस रखते हैं, तो हमें जो समीकरण प्राप्त होती है वो क्या होती है, x बराबर में k0 t प्राप्त होती है, x बराबर में k0 t।
x बराबर में k0t, या अपन इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि एक बार k0 को बाहर निकाल लिया, k0 बराबर में x अपॉन में t, या फिर अपन एक बार t को बाहर निकाल लेते हैं, t बराबर में x अपॉन में k0। मैंने यहाँ पे k0 बराबर में x बाई टी लिख दिया, इसको दे दिया समीकरण नंबर 4। और जो समीकरण नंबर 4 है, k0 अपॉन बराबर x बाई टी जो है, उसको शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या कहते हैं? समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। इसके बाद में इसका आलेखी निरूपण करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो हमारे पास क्या है, x बराबर में k0t। मैंने आपको ग्राफ पहले पढ़ाए हुए हैं। ये जो हमारी समीकरण है ये बनती है y बराबर में mx। तो अगर अपन x और t के बीच में ग्राफ खींचते हैं ना, तो एक सीधी रेखा या एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जिसका जो ढाल होता है, स्लोप जो होता है, वो k0 के जो अपना वेग स्थिरांक है उसके क्या होता है? बराबर होता है। ये इसका ग्राफ बनेगा। ये x इसकी सांद्रता है, t समय है, और k0 जो है वो क्या है? इसका ढाल है। ठीक है। अब अपन निकालते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल। ठीक है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अर्धायुकाल होता क्या है। अर्धायुकाल जैसे कि कोई भी अभिक्रिया होती है, वो पूरा जैसे जितना अपन ने रिएक्टेंट लिया, 100% रिएक्टेंट लिया, उसको कंप्लीट 100% प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो कंप्लीट अभिक्रिया होती है, पूर्ण अभिक्रिया। लेकिन 50%, जैसे 100% लिया, उसमें से 50% रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो जो 50% रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जितना टाइम लगता है, वो उसका कहलाता है हाफ पीरियड। हाफ पीरियड मतलब अर्ध आयुकाल। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक की सांद्रता है, उसके आधे विघटित होने में जितना टाइम लगता है ना, वो उसका क्या कहलाएगा? अर्ध आयुकाल कहलाएगा। जैसे कि अपन लेते हैं टी। अब टी जो है यहाँ पे पूरा समय है, तो उसको तो अपन क्या लिख लेंगे? टी हाफ। तो एक्स जो है वो भी क्या रहेगा? एक्स हाफ रहेगा, आधा ही बनेगा। अब हमारी शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है, उसके लिए समीकरण क्या है? x बराबर में k0t। तो t बराबर में क्या आ जाएगा? x अपॉन में t, अगर बाहर निकालें तो x अपॉन में k0। अब t की जगह मैं क्या लिख देती हूँ? t हाफ। तो x की जगह क्या आएगा? x हाफ। दोनों की जगह रखेंगे तो t हाफ बराबर में क्या आ जाएगा? x अपॉन में 2k0। समीकरण नंबर इसको मैंने दे दिया 5। ठीक है। x बाई 2 लिखते हैं ना, 2 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। 2 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो x अपॉन में 2k0। तो अगर क्वेश्चन आता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है 1 नंबर या आधे नंबर के अंदर, तो उसमें आपको t की जगह t हाफ लिख देना है, x की जगह x हाफ लिखना है, और जो समीकरण हमने पहले निकाली है वो समीकरण यहाँ लिख देनी है। और उसके अंदर ये जो कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे, तो हमारी समीकरण क्या बनेगी? t हाफ बराबर में x अपॉन में 2k0। ये समीकरण जो हमने 5 बनाई है। अब इसमें देखो टी हाफ जो है, अगर इस यहाँ पे इक्वल को हटाएं, समानुपाती साइन रखिए, तो वो किसके आएगा? एक्स के तो समानुपाती आएगा। तो समीकरण 5 ये स्पष्ट करता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल है ना, वो अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता होती है एक्स, ये क्या इसकी प्रारंभिक सांद्रता है, उसके क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। उसके बाद में मैंने एक क्वेश्चन बनाया है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। आप सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और आंसर एक बार खुद करने की कोशिश करेंगे। फिर अगर नहीं आता है आपको, तब आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे, उससे पहले नहीं देखेंगे। ओके। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए इसने अगले ने दिया है के क्या है? के का मान दिया है इसने 3 × 10⁻²। यदि 25 सेकंड के बाद अभिकारक की जो सांद्रता है वो 0.5 m पाई जाती है, यानी कि टाइम इसने दे दिया कि 25 सेकंड के बाद जो रिएक्टेंट अपन ने लिया है ना, उसकी सांद्रता इतनी रह जाती है। इसका मतलब प्रारंभिक सांद्रता तो कुछ और है। तो इसने पूछा है कि इसकी प्रारंभिक सांद्रता क्या होगी। तो जैसे कि मैंने इसमें मान लिया है कि इसकी जो टी जो है वो तो है 25 सेकंड, इसकी जो आर 0.5, ये इसकी अंतिम सांद्रता है, 25 सेकंड के बाद सांद्रता है, और R0 हमने निकालना है। R0 को मैंने मान लिया प्रारंभिक सांद्रता। अपन कुछ भी मान सकते हैं, ज़रूरी नहीं है R ही लिखें। यहाँ पे मैं x0 भी लिख सकती थी, यहाँ पे x भी लिख सकती थी। तो R0 मैंने मान ली प्रारंभिक सांद्रता, और R जो है वो 25 सेकंड के बाद सांद्रता, जो क्या है R, और K0 का मान इसने दिया है 3 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो इसका फॉर्मूला है वो क्या है? K0 बराबर में x अपॉन में t, या जो अपन लिखें x बराबर में K0t, ये फॉर्मूला है।
तो एक्स क्या है, एक्स इसकी सांद्रता है अभिकारक की। तो हमारे पास इसने अंतिम सांद्रता दी है, प्रारंभिक सांद्रता दी है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, R0 और माइनस में R, मतलब ये ये प्रारंभिक सांद्रता और ये अंतिम सांद्रता, इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से K0 बराबर x अपॉन में t, x की जगह क्या लिख सकते हैं, R0 माइनस R अपॉन में t। K0 R0 माइनस R की वैल्यू कितनी दी है, 0.5, और t की वैल्यू कितनी दी है, 25। K0 की वैल्यू इसने दी है 3 गुणा 10 की पावर माइनस 2 बराबर में R0 माइनस का 0.5 अपॉन में 25। R0 माइनस 0.5 इसको इस तरफ ले आए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 25 गुणा में 3 गुणा 10 की पावर माइनस 2, तो ये आ गया 75 गुणा में 10 की पावर माइनस 2। और अगर माइनस 2 ये पावर हटाना चाहें तो ये 100 नीचे जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 0.75। और ये इधर जो 0.5 था ये माइनस का था, इधर जाके किसका होगा, प्लस का होगा। तो 0.75 प्लस में 0.5, तो R0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.25 मोल इनवर्स। और यही हमसे क्या की थी, उसने पूछी थी प्रारंभिक सांद्रता। अब जैसे मैंने इसको इस फॉर्मूले से निकाला है, आप लोग इस वाले फॉर्मूले से भी इसको निकाल सकते हो, जैसे कि x बराबर में K0t, x की जगह ये वैल्यू, सिंपल है ये भी सेम। आगे मैंने भी यही किया है कि इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए जूबिस, लेकिन आप पहले इसको खुद निकालने की कोशिश करेंगे और उसके बाद खुद इसमें देख के इसका सॉल्यूशन देखेंगे। और अब ये जो टॉपिक था शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसको मैंने एक बार समझा दिया आपको, और मैं ये पेज डाल देती हूँ। आप लोग ये पेज अपनी नोटबुक जहाँ से अपन ने छोड़ा था वहाँ से आप क्या करेंगे, फिर से राइट डाउन करेंगे। ओके, थैंक यू।